आज के इस वीडियो में ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है या ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं और इसके क्या कारण हैं और इसमें कौन कौन से गैसेस पाई जाती है, वैश्विक तापमान के दुष्प्रभाव कौन कौन से हैं, ये सभी बातों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हेलो दोस्तों, मेरा नाम ज्योति। वेलकम टू पावर ऑफ नॉलेज एंड जीके में आपका स्वागत है। किस तरह से ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है अपने देश और पृथ्वी के लिए हानिकारक बनता जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। ग्रीन हाउस इफेक्ट को इसको कई नाम से जानते हैं। इसके अन्य नाम भी है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन, हरितगृह प्रभाव। ग्रीन हाउस इफेक्ट को हिंदी में हरितगृह प्रभाव कहते हैं और ग्लोबल वार्मिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, वैश्विक तापन। चलिए अब जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है। पृथ्वी के औसत तापमान से अधिक तापमान बढ़ने की प्रक्रिया को ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अगर मैं सामान्य अर्थों में कहूँ, ग्लोबल वार्मिंग से तात्पर्य है कि पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि से है। ठीक। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। वो गैसेस जो नाइट्रोजन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, O3, ओजोन, जलवाष्प, CH4, मीथेन वायुमंडल के चारों ओर अपना एक मोटा घेरा बना लेती है और सूर्य के प्रकाश को बाहर नहीं जाने देती है और पृथ्वी पर तापमान बढ़ता जाता है और इस तापमान का इन गैसों के द्वारा बढ़ना ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंतर्गत जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, जो इंफ्रारेड सोर्सेस से आने वाली इंफ्रारेड किरणों को अवशोषित करती है, जिससे वायुमंडल के तापमान में वृद्धि होती है। इसे अच्छी तरीके से ग्राफ के थ्रू समझाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये है सन और ये है अर्थ। अर्थ के चारों ओर जो है एटमॉस्फेयर घेरा हुआ है। शॉर्ट वेवलेंथ मतलब लघु तरंग दैर्ध्य। लघु तरंग दैर्ध्य मतलब इसकी किरणें जो हैं कम होती है। ऐसे ये किरणें जो हैं लॉन्ग वेवलेंथ होते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो पृथ्वी से टकराकर ये किरणें जो हैं रिफ्लेक्टेड या परावर्तित होते हैं। ये उष्मा या हीट सूर्य व अंतरिक्ष में जाने लगते हैं और कुछ हीट या उष्मा क्या है, हमारे अर्थ के सराउंडिंग में कुछ गैसेस होती हैं। तो वायुमंडल में उपस्थित गैसों के माध्यम से ही कौन कौन से गैसेस होती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, O3 ओजोन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, H2O जलवाष्प। इन्हीं सब गैसों के माध्यम से इन किरणों को ट्रैप या अवशोषित कर लिए जाते हैं, फिर वापस जो कि अर्थ की तरफ भेज देते हैं, जिससे पृथ्वी में औसत तापमान से अधिक तापमान में वृद्धि होती और इस तापमान का इन गैसों के द्वारा बढ़ना ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। अगर ये गैसेस नहीं होती तो अर्थ का टेम्परेचर कितना होता, -18 डिग्री सेल्सियस होता, जिससे मानव जीवन जो है संभव ही नहीं हो पाता है ना। अब देखेंगे हम औसत तापमान। औसत तापमान जो है 14 डिग्री सेल्सियस से -15 डिग्री सेल्सियस तक का होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इसका एवरेज टेम्परेचर जो है 14 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए। आजकल हमारे देशों में 15 डिग्री सेल्सियस तक भी हो रहा है ना, और बाहर देशों में 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भी हो रहा है। ये सभी होने का कारण क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है बढ़ रहा है। ये टेम्परेचर भी वार्मिंग का ही कारण है। ठीक। 1824 में जोसेफ फोरियर ने प्रथम बार ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना रखी थी। किसने सबसे पहले अपना बात रखी थी ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में? जोसेफ फोरियर ने। ठीक है। अब ग्रीन हाउस गैसेस में कुछ मुख्य गैसेस भी हैं। तो मुख्य रूप से कौन कौन से गैसें पाई जाती है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, O3 ओजोन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, H2O जलवाष्प, N नाइट्रोजन, O2 ऑक्सीजन। ये सभी गैसेस क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हम देखते हैं ग्रीन हाउस गैसों के प्रकार। पहला है प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस, दूसरा है मानव निर्मित ग्रीन हाउस गैस। प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस में है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। CO2 सबसे ज्यादा जो है गैस को इंक्रीज करती है, जिससे कोयले का दहन, वनों का कटान, सीमेंट उद्योग होते हैं। ठीक। दूसरा है कि मीथेन, CH4 यहाँ दूसरे सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है। इसके मुख्य स्रोत हैं ऑक्सीजन, जीवाणुओं की प्रक्रिया, कोयला खदानों के भीतर। ठीक।
थर्ड है नाइट्रस ऑक्साइड जो है N2O। यह गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट में 8% जो है योगदान देती है। इसके मुख्य स्रोत हैं उर्वरक, कोयला दहन। ठीक। नेक्स्ट है जलवाष्प H2O। यह प्राकृतिक श्वसन तथा वाष्पीकरण से प्राप्त होती है। पृथ्वी का तापमान बढ़ने पर वायुमंडल में भी इसकी मात्रा जो है बढ़ जाती है। और पांचवा है फ्लुओरनीकृत गैसें। ठीक है, अब हम सेकंड देखते हैं मानव निर्मित गैसें कौन कौन से हैं। पहले है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। CFC जो है ये कार्बन है जो ओजोन लेयर को बहुत हानिकारक पहुंचाती है। ठीक है, क्यों? यह मानव उत्पादित रासायनिक यौगिक हैं जिससे हैलोजन परिवार के तत्व तथा कार्बन और अन्य गैसों से मिलकर बने हैं। कौन कौन से? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC, पेरफ्लोरोकार्बन PFCS, सल्फर हेक्साफ्लोरोकार्बन SF6, ये सभी इसमें शामिल हैं। ठीक, आई होप यू इसके प्रकार से आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके क्या क्या कारण हैं। ग्रीन हाउस गैसों के प्रमुख कारण, मेजर कॉजेस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। इसमें है पहला प्राकृतिक कारण, दूसरा क्या है? मानवीय कारण। प्राकृतिक कारण में CO2, CH4, N2O, H2O, ये सभी जो है प्राकृतिक कारण हैं क्योंकि इसमें भूकंप जैसे ज्वालामुखी से निकलने वाले प्रमुख लावा या गैसेस होती हैं। ये गैसेस जो हैं, CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जैसी समुद्र में पाई जाती है। मीथेन है CH4 जो कि पेड़ पौधों के क्षय और प्राकृतिक रूप से आग लगने से उत्पन्न होती है ना। और यह नाइट्रस ऑक्साइड है जो कि कुछ मात्रा में भूमि और पानी में पाए जाने वाले ग्रीन हाउस गैसों का निर्माण होता है। और H2O जो है जलवाष्प द्वारा जो है थर्मल ऊर्जा को अवशोषित कर लिया जाता है। ज्यादातर जब हवा में आर्द्रता बढ़ जाती है तो इसके कारण वायुमंडल में तापमान में भी बढ़ोतरी हो जाती है ना। ये हो गया प्राकृतिक कारण। नेक्स्ट है मानवीय कारण। मानवीय कारण है साधनों का शोषण जो है, जो प्राकृतिक संसाधन है, जो नदियाँ, तालाब, इनमें बांध बना दिया है ना। ये चीजें क्या है? इनमें हमने क्या किया? प्रकृति से छेड़छाड़ किए है ना, तो वो चीजें हमको क्या करना पड़ेगा? भुगतना पड़ेगा, है कि नहीं। नेक्स्ट है वनों का विकास। वनों को काटकर औद्योगिक फैक्ट्रियां बना दी। अगर वन नहीं होंगे तो हम शुद्ध जलवायु नहीं मिलेगा, पृथ्वी का टेम्परेचर जो है बढ़ेगा, है ना। तीसरा है विद्युत उत्पादन, जिसमें खूब पानी का इस्तेमाल किए, विद्युत उत्पादन हुआ, है ना। नदियों से छेड़छाड़ की, प्राकृतिक जलाशयों के साथ भी छेड़छाड़ की, है ना। चौथा है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण जो है उद्योगों से निकलने वाले जो धुआं होती है, जो कचरे होते हैं, ये सभी जो है एक मानवीय कारण है ना। और पांचवा है शहरीकरण एवं परिवहनीकरण में अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो यातायात सुविधा जो है वो भी बढ़ेगी। बस, टैक्सी, जब ये सब बढ़ेंगे तो नॉर्मली ये जो है इससे भी प्रदूषण बढ़ेगा। नेक्स्ट है आधुनिक जीवन शैली। आधुनिक जीवन शैली जैसे पहले आधुनिक जीवन शैली नहीं, अब मॉडर्न जीवन शैली हो चुका है, जिसे हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार जो है सब चेंजेस कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट है मानवीय क्रियाएं एवं प्रदूषण। अब ये मानवीय क्रियाएं वही हैं कि हम जो ट्रेन चलती है, बसेस चलती हैं, ऑटो चलती हैं, है ना, टैक्सी चलती हैं, ये सभी चीज़ों से जो धुआं और जो उद्योगों से निकलने वाली जो धुआं होती है ना, ये सभी जो है हम प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं किसी न किसी कारण से। इसीलिए मानवीय क्रियाएं और प्रदूषण बढ़ रही हैं। और लास्ट है अवैज्ञानिक कृषि। पहले जो है साइंटिस्ट होते थे जो वैज्ञानिक रूप से कृषि पे काम करते थे, बट अब हम लोग क्या कर रहे हैं? अब अवैज्ञानिक रूप से भी हम कृषि पर काम है ना, जो कि ये भी एक मानवीय कारण है। इस तरीके से हम मानवीय कारण को समझ लिए हैं। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम कार्बन उत्पन्न करने वाले प्रमुख देश। तो चीन जो है 30% है, USA 15% है, भारत 7% है, यूरोपीय संघ जो है 9% है। तो कार्बन जो है सबसे अधिक मात्रा में उत्पन्न करने वाला पहला देश कौन सा है? चीन है ना। और USA जो है प्रति व्यक्ति की दर से देखा जाए तो चीन जो है उत्पादक देश जो है कार्बन उत्पन्न करने वाले, है ना। चीन जो है 30% करता है कार्बन उत्पन्न, USA 15% करता है, भारत 7% करता है, यूरोपीय संघ जो है 9% करता है। और यूरोपीय संघ में विभिन्न देशों का समूह है जिसमें छोटे छोटे देश आते हैं। चीन जो है मात्रा के हिसाब से देखा जाए तो कार्बन उत्पन्न करने वाला वहाँ पहला देश है ना। और USA जो है प्रति व्यक्ति की दर से कार्बन उत्पन्न करने वाला वहाँ पहला देश है। ठीक,
वैश्विक तापन के दुष्प्रभाव, इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ठीक, पहला पॉइंट है औसत तापमान में वृद्धि, है ना। अगर पृथ्वी का गर्म होना ही ग्लोबल वार्मिंग है तो सबसे पहले तापमान में वृद्धि होगी। तापमान में वृद्धि होने के कारण जो हमारे जलवायु के कंडीशन है वो बदलने लगेंगे, उसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, है ना। जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज, इससे क्या होगा, अच्छे खासे कृषि वाले क्षेत्र जो हैं बंजर हो जाएंगे और बंजर क्षेत्र में बाढ़ आने लगेगी और चक्रवात जो है बार बार आएंगे। तो इस तरह के परिवर्तन देखने को जलवायु परिवर्तन में मिलेंगे, है ना। तीसरा है ग्लेशियर का पिघलना। नदियों में ग्लेशियर का पिघलने से बाढ़ की समस्या आएगी। वर्षा की चेंज हो जाने से सूखा की स्थिति बनेगी, है ना। नेक्स्ट है समुद्र स्तर का बढ़ना। समुद्र क्षेत्र का समुद्री के बाहर निकलकर के तली क्षेत्रों से फैल जाने से लोगों के आवास की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, है ना। जब ये चारों होने लगेंगे तो बीमारी का फैलाव भी होने लगेगा, है ना। यही सब कारण हैं जो इम्पैक्ट्स हैं ग्लोबल वार्मिंग के। ठीक होगा, है ना। क्योंकि अगर ये सब होंगे तो ये सब चीज़ें जो ग्लोबल वार्मिंग होगी तो कहीं ना कहीं जो है बीमारी का फैलाव भी होने लगेगा। तो ये है वैश्विक तापन के इम्पैक्ट्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं हर एग्जाम में दोस्तों, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। ग्रीन हाउस क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स क्या है, या ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, है ना, और इसमें कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं। इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में बनते हैं। अगर ये वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक देखे होंगे तो, अगर वीडियो अच्छी तरीके से समझ गए होंगे तो आप किसी तरीके के भी क्वेश्चन को आसान तरीके से लिख सकते हो, है ना। ओके दोस्तों, आई होप यू टॉपिक समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ शेयर भी करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके। इसी तरह का कंटेंट आपके लिए हमेशा बनाते रहूंगी। मैं मिलती हूँ किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।